नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल की जो एक श्रृंखला शुरू की गई है, इसकी आज यह तीसरी कड़ी है। इस वीडियो में हम आज बिहार में नदियाँ, बिहार में बाढ़, बिहार में नदी परियोजनाएं तथा बिहार की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस पुस्तक के लेखक हैं महेश कुमार वर्णवाल, और हमने पिछले वीडियो में बिहार एक परिचय, बिहार का राजकीय चिन्ह से लेकर बिहार की प्राकृतिक संरचना तक का हमने अध्ययन कर लिया है। आगे हम आज बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की नदियाँ जो हैं यहाँ पे वर्णित की गई है। सबसे पहले अगर देखें तो बिहार में मुख्य नदी जो है वो गंगा है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से आपको हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे ये बिहार की मुख्य नदी है। और इसमें बिहार की मुख्य नदी गंगा में जो उत्तर की तरफ से जो नदियाँ आकर मिलती है, पहले हम उसे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको घाघरा या सरयू नदी दिख जाएगी। इसका उद्गम स्थान जो है नाम्या नेपाल है। वहीं पे इसके बाद अगर दूसरी नदी की बात करें तो गंडक है यहाँ पे, जिसका उद्गम स्थान जो है वो आपको इसका उद्गम स्थान नेपाल हिमालय में मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे हम बूढ़ी गंडक नदी है, उसके बाद बागमती है, कमला है, कोशी है और महानंदा है। ये कुल मिलाकर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 नदियाँ, मुख्य रूप से 7 नदियाँ जो हैं गंगा में उत्तर की दिशा से प्रवाहित होती हुई आती हैं और गंगा में अपना जल प्रवाहित करती हैं और गंगा की सहायक नदियाँ बनती हैं। इनके अलावा अगर हम दक्षिण नदियों की बात करें तो दक्षिण में कुछ नदियां हैं, जैसे सोन नदी है जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। उसके बाद पुनपुन है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये फाल्गु नदी है। लेकिन ये फाल्गु नदी मुख्य रूप से गंगा की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये पुनपुन की सहायक नदी है। उसके बाद आपको देख लेंगे किउल नदी है, अजय नदी है, और गंगा यहाँ मुख्य रूप से बिहार को छोड़ती हुई आपको दिख रही है। तो इस प्रकार से कुछ नदियाँ दक्षिण से प्रवाहित होती हुई बिहार की मुख्य नदी गंगा में अपना जल प्रवाहित करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती हैं। तो इन नदियों को हम और विस्तृत रूप से अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगले स्लाइड में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर बिहार की नदियाँ जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे आकर गंगा में मिलती हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा जैसी नदियाँ जो उत्तर से बिहार की मुख्य नदी गंगा में आकर अपना जल विसर्जित करती है। और इनका क्रमांक देखेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रमांक है। इसके बाद अगर देखें दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में देखें, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे सजाया गया है इन नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं जो कि गंगा में अपना जल विसर्जित करती हैं। इसमें पहली नदी है अजय, उसके बाद है किउल, फल्गु, शकरी, घाघर, पुनपुन, सोन और कर्मनाशा जैसी नदियाँ ये दक्षिण बिहार की मुख्य नदियाँ हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे इनका क्रम वाइज सजाया गया है। इसके बाद हम एक एक नदियों को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो बिहार की मुख्य नदी है वो गंगा है। यहाँ पे देखेंगे कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो क्या है। तो गंगा का उद्गम स्थल हम सब जानते हैं, गंगोत्री के गोमुख से निकलती, उत्तराखंड से निकलती है ये। इसका मुहाना यानी ये इसका अंतिम जो पानी अपना जल विसर्जन करती है कहाँ पे करती है, तो बंगाल की खाड़ी में करती है। इसकी कुल लंबाई यानी गंगा की कुल लंबाई जहाँ से निकलती है और जहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। उसके बाद बिहार में इसकी लंबाई जो है वो बिहार में 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। उसके बाद अगर देखें तो बिहार के यह 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में इसका जो प्रवेश है बक्सर जिला में चौसा नामक स्थान पर इसका प्रवेश होता है। वहीं पर बिहार में गंगा नदी जो है वो कटिहार के मनिहारी से बिहार को छोड़ते हुए निकल जाती है। इसके आगे हम घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी इसका उद्गम स्थान नाप्या नेपाल में है। इसका संगम स्थान अर्थात ये गंगा में कहाँ आके मिलती है, तो छपरा के निकट यानी सारण जिला में छपरा के निकट आके ये गंगा से मिलती है। उत्तर प्रदेश में यह बाढ़ का कारण है। इसका दूसरा नाम सरयू नदी भी इसको कहा जाता है। बिहार में ये सारण जिले के पास आके मिलती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। इसके अलावा अन्य नदियों को देखें तो हमें गंडक नदी देखने को मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम स्थान जो है ये नेपाल हिमालय है। संगम स्थान अर्थात ये बिहार में गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो सोनपुर पहलेजा घाट एक जगह है सोनपुर में, यहाँ पर
गंडक नदी गंगा से आके मिलती है। इसका पुराना नाम शदानीरा है। इसके अन्य नाम भी हैं जैसे कि शालिग्राम और नारायणी। इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि नगर में बैराज के बाढ़ के बैराज बन जाने के कारण यहाँ पे यह बाढ़ नहीं लाती है, अन्यथा बैराज जब ये नहीं बंधा था तो ये भी बाढ़ का एक मुख्य कारण था। इसके बाद प्रवेश बिहार में इसका प्रवेश कहाँ होता है, तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर एक जगह है, वहाँ पे गंडक नदी का प्रवेश जो है बिहार में होता है। इसके अलावा अगर बात करें बूढ़ी गंडक की, तो इसका उद्गम स्थान जो है चौतरबा इसका उद्गम स्थान है, जो कि सोमेश्वर की पहाड़ी में स्थित है। उसके बाद ये संगम स्थान, अर्थात ये गंगा में कहाँ से मिलती है, तो खगड़िया जिला में ये गंगा नदी से आके मिलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। अन्य नाम देखें इसका तो शिकराना इसका अन्य नाम है। उसके बाद बिहार में उद्गम, और बिहार में ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है बिहार है, और यह बिहार में ही समाप्त हो जाती है। और उसके बाद अगली नदी देखें तो कोसी नदी है। कोसी नदी, इसमें इसका उद्गम स्थान गोसाईनाथ नामक स्थान है। संगम स्थान कुरुसेला जो कि खगड़िया के आसपास पड़ता है। तो ये कुरुसेला में आके गंगा नदी से मिलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में ये प्रवेश कहाँ करती है, तो सीतामढ़ी जिले में ये प्रवेश करती है और उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगर और नदियों को देखें तो यहाँ पे कुछ और नदियाँ आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे महानंदा है। ये एक प्रकार से देखें तो ये दक्षिणी बिहार की नदियाँ हैं, जैसे महानंदा, सोन नदी, फल्गु नदी। महानंदा तो नहीं बोलेंगे, महानंदा उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। सोन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, इनकी बात करें तो ये दक्षिणी बिहार की नदियां हैं। बात करते हैं महानंदा की, तो महानंदा नदी का जो उद्गम स्थान है कुर्सेओंग दार्जिलिंग में इसका उद्गम स्थान है। और संगम जो है इसका, मतलब ये गंगा से कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ये बांग्लादेश के गोदागिरी में गंगा नदी से मिलती है। यह उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, जैसे कि हमने आपको बताया, पहले ही बताया कि ये उत्तरी बिहार की सबसे लंबी नदी है। उत्तरी बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। और उसके बाद इसका प्रवेश जो है वो किशनगंज जिले में बिहार में इसका प्रवेश होता है। इसके बाद देखते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों में, तो पहले देखते हैं सोन नदी को। इसका उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थान है। अगर जिला का बात करें तो अनूपपुर इस जिले का नाम है, जहाँ से ये अमरकंटक जहाँ पे है अनूपपुर जिले में, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद संगम कहाँ होता है, यानी सोन नदी का गंगा नदी में कहाँ संगम होता है, तो पटना के मनेर गांव में गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक 760 किलोमीटर है। बिहार में यह कहाँ से प्रवेश करती है, तो रोहतास जिले से ही बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद अगली नदी की बात करें तो अगली नदी जो है वो पुनपुन नदी है। पुनपुन नदी, ये इसका संगम, इसका उद्गम स्थान देखें तो छोटे नागपुर के पठार से ये निकलती है। और जिला की बात करें तो पलामू जिला जो कि झारखंड में पड़ता है, ये वहाँ से निकलती है। झारखंड राज्य से निकलते हुए छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है और संगम इसका पटना के फतुहा में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। इसके अलावा और नदियों को देखें तो फाल्गु नदी है। फाल्गु नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थान छोटा नागपुर का पठार है। ये भी पलामू जिला झारखंड से निकलती है। इसका संगम जो है ये पुनपुन नदी में जाके मिलती है। फाल्गु नदी डायरेक्ट गंगा नदी में नहीं मिलती है। फाल्गु नदी जो है पुनपुन नदी की सहायक नदी है और पुनपुन जो है वो गंगा की सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा निरंजन कहलाती है और यह बोध गया के पास मोहना नदी से मिलती है। इसके बाद क्यूल नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान गिरिडीह तीसरी पहाड़ी से ये निकलती है और सूरजगढ़ा लखीसराय में जाके गंगा नदी से ये मिल जाती है। बिहार में ये जमुई जिला में प्रवेश करती है। इनके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे कुछ गर्म जल स्रोतों के नाम दिए गए हैं और स्थान दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ गर्म जल स्रोत राजगीर और मुंगेर में मुख्य रूप से इन दो जगहों पे गर्म जल स्रोत देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा तो यहाँ पे इसके अतिरिक्त भी बिहार राज्य में अनेक गर्म कुंड विद्यमान हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो राजगीर और मुंगेर के गर्म कुंड जो हैं गर्म जल स्रोत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला जो गर्म जल का स्रोत है वो राजगीर में ब्रह्मकुंड है। उसके बाद सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख और मुखदुम कुंड जो है ये गर्म जल के स्रोत हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए नाम। राजगीर में कौन कौन से गर्म जल स्रोत हैं? ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख
मुखदुम कुंड। इसके बाद देखेंगे तो मुंगेर में 4 गर्म जल के स्रोत हैं, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मुंगेर में राम, लक्ष्मण और सीता मुनियों के साथ आए हैं। आप इसे याद कर सकते हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता जी मुंगेर में मुनियों के साथ आए हैं, अर्थात सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड और ऋषि कुंड ये जो गर्म जल के स्रोत हैं मुंगेर जिले में स्थित हैं। इसके प्रमुख स्थलों में मुख्य रूप से राजगीर और मुंगेर है। राजगीर यहाँ पर कुंड का जो ताप है वर्ष भर 70 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक इसका तापमान रहता है। और वहीं पे मुंगेर की बात कर ले तो यहाँ पे जो गर्म जल स्रोत है इसके कुंड का ताप जो है ये वर्ष भर 58 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इसके अलावा अगर हम अगले स्लाइड पे देखें तो यहाँ पे दिखाया गया कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हैं और कहाँ कहाँ से किन किन कारणों से बिहार में ये बाढ़ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक कलर से जो आपको हाईलाइट किया गया है, ये जो क्षेत्र ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है, ये क्षेत्र जो है इसमें आप देखेंगे कि ये अधिकतम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, जो कि मुख्य रूप से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, एक तरह से आप देखेंगे तिरहुत प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और कोसी, तिरहुत, दरभंगा, ये 3 प्रमंडल जो हैं ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो फैक्ट्स दिया गया है अगर हम उसे देखें तो बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार के उत्तरी भाग में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बाढ़ का मुख्य कारण है, वहीं दक्षिणी भाग में वर्षा होने के कारण नदियाँ बाढ़ का कारण बनती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पिछली स्लाइड में हमने बताया आपको वर्ष 1975 में 1975 में पटना में बाढ़ के बाद गंगा तटबंध का निर्माण हुआ। भारत के कुल बाढ़ क्षेत्र का लगभग 17.2% भाग बिहार में है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, भारत के कुल बाढ़ के क्षेत्र का 17.2% भाग बिहार में है। पता नहीं बिहार की सरकार कितने दिनों से कर क्या रही है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में नदी परियोजनाओं को देखते हैं। यहाँ पे नदी परियोजनाओं में आपको सबसे पहले सबसे पुरानी नदी परियोजना जो की बात करें तो सबसे पुरानी नदी परियोजना जो है ये सोन नदी परियोजना है। यह सबसे पुरानी नदी परियोजना है। ये 1874 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद गंडक नदी पर माफ़ कीजिएगा कोसी नदी परियोजना है, जिसका जो विस्तार है वो कोसी नदी परियोजना की शुरुआत 1954 में की गई थी और उसके बाद गंडक परियोजना है जिसकी शुरुआत 1959 में की गई थी। इसके अलावा अगले स्लाइड पे देखें तो सोन नदी परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी लंबाई क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सोन नदी परियोजना यह सोन नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना 1874 में बनी थी। इससे 2 नहर निकलते हैं, पहला पूर्वी सोन नहर, दूसरा पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर जो है, पहला पूर्वी सोन नहर जो है, इससे प्रभावित जिलों की बात कर लें तो औरंगाबाद, अरवल, गया और जहानाबाद इससे प्रभावित जिले हैं। वहीं पर पश्चिमी सोन नहर से प्रभावित जिलों में रोहतास, भोजपुर और बक्सर आते हैं। इसके अलावा देखें कोसी परियोजना को देखें तो कोसी परियोजना में भी ये 1954 में कोसी परियोजना भारत नेपाल के मध्य शुरू हुई थी। 1965 में यह बनकर तैयार हो गई। इनसे 3 नहरें निकलती हैं, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर तथा रायपुर नहर। इनसे 3 नहरें निकलती हैं। इसके बाद अगर देखें तो गंडक परियोजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंडक परियोजना, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को लाभ पहुँचता है। पूर्वी त्रिवेणी नहर, पश्चिमी त्रिवेणी नहर इनसे ही निकलती है, यानी गंडक परियोजना से पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर निकलती है। भैंसा लोटन नामक स्थान पर 900 मीटर लंबे बैराज का निर्माण हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो एक और नदी परियोजना है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी परियोजना। यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जो कि बिहार और झारखंड के बीच में है। कोयल नदी सोन की सहायक नदी है। पलामू जिला जो कि झारखंड में अवस्थित है, पलामू जिले में स्थित मंडल डैम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में किया है। इन नदी परियोजनाओं के अलावा एक और नदी परियोजना है जिसका नाम अभी हाल ही में जिसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम है कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना। इसमें आप देखेंगे कि इस परियोजना के तहत
इस परियोजना के तहत बिहार राज्य में कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन में मेची नदी तक पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने और बाढ़ से निपटने में मदद करेगी। इससे लाभान्वित क्षेत्रों की बात करें, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। एक तरह से आप कहेंगे कि पूर्णिया प्रमंडल को इससे ज़्यादा लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना का संचालन जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। वहीं पर मार्च 2029 तक इसके पूरे होने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अगर देखें तो हम बिहार में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसका एक बार विवरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टियों के प्रकार हैं और ये मिट्टियाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं यहाँ पे लिस्ट में आपको दिया गया है। तो मिट्टियों के प्रकार में सबसे पहले है तराई मिट्टी, जो कि कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण एवं किशनगंज में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो बेल्ट है ये तराई मिट्टी का बेल्ट है और ये पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में यहाँ पे हो गया आपका ये पश्चिमी चंपारण, और इधर सबसे पूर्व में आप जाएंगे तो ये किशनगंज एरिया हो जाएगा। वहीं पे बांगर या भांगर ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये आप देख लीजिए ये वाला जो एरिया है बांगर और भांगर का एरिया है ये। उसके बाद खादर है जो कि बाढ़ का मैदान है, खादर बाढ़ का मैदान है। उसके बाद ये वाला जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये एक तरह से बिहार का उत्तरी और दक्षिणी मैदान है, यहाँ पे इसको बाढ़ का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ पे करेल और केवाल भी दिखाया गया है जो कि गया, पटना और नालंदा जिला में विस्तृत है। टाल जो कि एक मिट्टी का प्रकार है, ये गंगा के दक्षिणी हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। वहीं पे लाल बलुई मिट्टी है, ये कैमूर और रोहतास में इसका विस्तार है, और लाल पीली मिट्टी का विस्तार जमुई, मुंगेर और बांका में है। पर्वतीय मिट्टी की विस्तार की बात करें तो यह सोमेश्वर की पहाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोमेश्वर की पहाड़ियों में पर्वतीय मिट्टी को ज़्यादा मिलने का ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, और ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ पश्चिमी चंपारण में पड़ती है, ये आप सभी को पता है। इसके बाद अगर अगले स्लाइड में देखें तो इन मिट्टियों के कैसे कैसे प्रकार हैं और कहाँ कहाँ ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बिहार में मुख्य रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अवशिष्ट मिट्टियाँ और अपूर्ण मिट्टियाँ। वह मिट्टियाँ जिनका निर्माण स्थल पर मौजूद चट्टानों से हुआ है अवशिष्ट मिट्टियाँ कहलाती हैं। और अपूर्ण मिट्टियों की बात करें तो यह मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी के विपरीत प्रवाहित होकर बनती हैं, जो मुख्यतः गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो भौतिक, रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। ये मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। कौन कौन? तराई क्षेत्र की मिट्टी है, बांगर भांगर मिट्टी या बनसुंदरी मिट्टी, उसके बाद ताल या टाल मिट्टी है, उसके बाद खादर मिट्टी, करेल केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद हम देखेंगे बलथर मिट्टी। तो पहले हम देखते हैं तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं ये मुख्य रूप से ये मिट्टियाँ बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक की चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती हैं। इसका रंग जो है वो भूरा एवं पीला होता है। इसमें कंकड़ एवं रेत की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद हम देखें बांगर, अगर बांगर मिट्टी या भांगर मिट्टी या बलसुंदरी मिट्टी की बात करें तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका विस्तार तराई के दक्षिण में पूर्णिया, सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में इसका विस्तार है। वहीं पर इसकी प्रकृतिक जो है यह क्षारीय है, इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका जो रंग है वो हल्का भूरा है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली मिट्टी के प्रकार की तो वो है लाल मिट्टी, लाल या टाल मिट्टी। ये जो मिट्टी है इसका ये गंगा के दक्षिण भाग में इसका विस्तार है और 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यह मोटे कण वाली मिट्टी होती है। यहाँ वर्षा जल के भरे होने के कारण यह खरीफ फसल हेतु उपयुक्त नहीं है। यह अधिक उर्वरक मिट्टी है लेकिन ये खरीफ फसल के उपयुक्त नहीं है। इसके बाद अगली मिट्टी का प्रकार देखें तो चौथी मिट्टी है खादर मिट्टी। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। इसका विस्तार बांगर भांगर के दक्षिण क्षेत्र में है। इसकी प्रकृतिक गैर क्षारीय है और यह अधिक उपजाऊ है। इसका रंग गाढ़ा भूरा होता है। और इसके अगले मिट्टी की बात करें तो करेल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग अर्थात रोहतास से भागलपुर तक है इसका विस्तार। उसके बाद करेल मिट्टी में क्षारीय गुण होता है, केवाल मिट्टी में अम्लीय गुण होता है। यहाँ पे जैसे कि आप नाम देख रहे हैं
नाम है करेल और केवाल। तो करेल मिट्टी का जो गुण होता है वो क्षारीय होता है तथा केवाल मिट्टी का जो गुण होता है अम्लीय गुण होता है। इसके बाद अगला मिट्टी का प्रकार देखें तो इसमें है बलथर मिट्टी। ये कैमूर से राजमहल तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरता काफ़ी कम है और इसकी प्राकृतिक अम्लीय है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने इस वीडियो में बिहार की नदियाँ, बिहार के बाढ़, बिहार में नदी परियोजना तथा बिहार की मिट्टी के बारे में अध्ययन किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। धन्यवाद।